ये रिजल्ट याद रखना है, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ट्रंकेटेड कोन ये सब टाइप के इनका वैल्यू वाइज हम निकाल सकते हैं, कैविटी वाला कंसेप्ट निकाल के, अगर ट्रंकेटेड कोन का निकालना चाहता है तो। अच्छा, अब x इज इक्वल टू एक्स डी एम है अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एंड वाई सी इज इक्वल टू वाई डी एम। ये देखा था हम लोगों ने, जो पीछे बताया था वो समझ में आ गया होगा काफी कुछ हद तक। क्यों भाई, कोई डाउट हो तो यस पूछ सर। लीजिए। अगर अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा, इसमें श्योरिटी है। उस तरीके पे चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज है, अगर हमसे कहे बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, लैम्डा सिग्मा या रो इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल, पुट dm इज इक्वल टू लैम्डा dl, सिग्मा dA या रो dv। लैम्डा, सिग्मा और रो पुट एज फंक्शन, ठीक है। उसको पुट करेंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे। नियम वही पुराना चल रहा है, उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड दे रखी है, इसका ओरिजिन ये है, ये एक्स डायरेक्शन है, इससे एक्स दूरी पे, इससे एक्स दूरी पे लैम्डा की वैल्यू दे रखी है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल। इसका लैम्डा दे रखा है और लेंथ दे रखी है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। अपने नियम से चलिए। अब लैम्डा की वैल्यू जो आप पुट कर रहे थे पहले, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे आप? लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे थे मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया और मास अपॉन वॉल्यूम। अब ऐसा नहीं करना है। अगर लैम्डा सिग्मा या रो को फंक्शन दे देते हो तो अब उसकी उसकी वैल्यू पुट करने के बजाय उस फंक्शन को पुट करना पड़ेगा जहां पर आप पुट कर रहे थे। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है कहाँ आएगा इस रॉड का। ये एक वेरिएबल डेंसिटी वाली रॉड है। शुरुआत में डेंसिटी कम है, जब x बराबर 0 तो डेंसिटी लैम्डा नॉट है, और जब यहाँ पहुंचोगे तो 2 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट से 2 लैम्डा नॉट तक आपकी लीनियर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं आएगा। किस तरफ आएगा? लॉजिकली अगर कहूँ तो आगे बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मैं लॉजिकली कहूँ तो L/2 के आगे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलिए बताइए भाई, कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास?
कैलकुलेशन में देखो 5L/9 आ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास 5L/9 पे आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए नियम से अगर आगे चले तो इस हिसाब से फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। डन। सेंटर ऑफ मास सब कुछ पुराना वाला ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस अब यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है। जब बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो लैम्डा सिग्मा ये सब फंक्शन देगा, तो जब फंक्शन देगा तो ऊपर भी इंटीग्रेशन आएगा, नीचे भी इंटीग्रेशन आएगा। फॉर्मूले से मिस नहीं करना है। फॉर्मूला क्या है? एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और डीएम अब होगा लैम्डा इंटू डी एक्स सिग्मा इंटू डी ए रो इंटू डीवी। देखते हैं, निकाल। एक सेमी रिंग दे रखी है, इसका जनरल मेथड से निकाल के बताइए। इसका जो लैम्डा है वो एंगल पे डिपेंडेंट। सेमी रिंग lambda at theta is given as lambda naught sin theta। cos theta तो निगेटिव हो जाएगा ना, मास निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए निगेटिव डेंसिटी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट लैम्डा थीटा एंगल पे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट साइन थीटा है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, निकालिए। नियम से ही आगे बढ़िए, जो नियम बताया गया उसी नियम के अकॉर्डिंग आगे चलिए, निकालिए और बताइए। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, बिल्कुल पिछली वाली प्रॉब्लम ही है जो हमने सेमी रिंग की निकाली थी। पन्ना पलटिए, चेक कीजिए क्या किया था। बस एक चीज का थोड़ा सा अंतर क्रिएट हो रहा है। वो अंतर क्या कहता है? आप लैम्डा इज इक्वल टू वहां पर आप पुट कर रहे थे m बाई पाई आर, और अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो जो कुछ था वैसे ही रहेगा। अब इसका मास m नहीं है, इसकी रेडियस r है और डेंसिटी लैम्डा है। मास नहीं दिया, डेंसिटी और वो दे रखी है। निकालिए जरा, देखें कौन निकालता है भाई, कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से इसकी लोकेशन बतानी है, एक्स वाई दोनों की। हालांकि सिमेट्री बोलती है कि वाई में आएगी, पहले डेंसिटी जीरो से बढ़ते 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 वन तक पहुंची, वन से पहुंचने के बाद वापस जीरो है। सिमेट्री बोल रही है इसी लाइन पे आएगी, लेकिन हम निकालेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। निकालिए, बताइए। किसी का आया आंसर? आंसर बताओ भाई सब लोग। नि, नियम नहीं चेंज करना है, जो नियम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। डी थीटा चलेगा, dm is equal to lambda r d theta, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। नियम में कोई चेंज नहीं, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। एक्स सी जीरो आएगा, लेकिन मैं फिर भी निकालूंगा x dm r cos theta into lambda r d theta का इंटीग्रेशन जीरो से पाई अपॉन lambda r d theta का इंटीग्रेशन जीरो से पाई। सब कुछ बाहर आ गया। r lambda नॉट
आर स्क्वायर लैम्डा नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई अपॉन आर लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा। आर साइन 2 थीटा बाई 2 का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 4 0 से पाई अपॉन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। कॉस 2 पाई भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, कट फुट के 0 हो जाएगा। वाई सी निकाल लो। वाई सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। नीचे भी इंटीग्रेशन आ गया, बस यही अंतर है। अब मास एम नहीं है, अब डेंसिटी के हिसाब से काम चल रहा है। ये हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा 0 से पाई और माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन कर लिया 0 से पाई, ये बन गया 2 थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4। 0 से पाई ऊपर आर रहेगा ये और नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस जीरो साइन 2 पाई और साइन 0 0 रहेगा अपॉन 2। तो ये आ गया पाई आर बाई 4। ठीक है, देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास पाई आर बाई 4 दूरी पे यहाँ पर आएगा। डन, देख लीजिए। किसी को डाउट? है बढ़िया चीज है, बस सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। लैम्डा को फंक्शन दे दिया, उसके हिसाब से निकाल दिया। बस ये बदलाव हुआ। इंटीग्रेशन में दिक्कत है, उसका कोई कोई समस्या की बात नहीं, उसको जो है वो होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने नियम से आगे बढ़िए। क्या नियम है? x इज इक्वल टू एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो अब डीएम भी मास अपॉन लेंथ वाले गेम से नहीं बनेगा, तो डीएम की वैल्यू भी अब चेंज हो जाएगी डेंसिटी के फंक्शन के चेंज होने की वजह से। चलो देखता हूँ, एक प्रैक्टिस करो, देखें निकालते हैं। ये सेमी डिस्क है, हाँ? इससे आर रेडियस पे सिग्मा आर की वैल्यू दे रखी है सिग्मा नॉट आर। सिग्मा नॉट जहाँ कांस्टेंट है, मतलब आर रेडियस पे डेंसिटी की वैल्यू इतनी दे रखी है किसी भी जनरल रेडियस पे। फाइंड सेंटर ऑफ मास। चलो ट्राई करो। सेमी डिस्क है, फंक्शन बनाओ, ट्राई करो। इंटीग्रेशन नहीं हो चलेगा, लेकिन ये यहाँ तक पहुंचना है बेटे, ये चीज चाहिए। हाँ, सभी लोग एक्सी वाई सी के लिए ये चीज लिखेंगे। इसमें खैर एक्सी वाई सी वाला गेम है ही नहीं, सिमेट्रिकल डेंसिटी वाई पे ही आएगा, एक्स 0 आएगा। वही कल वाला क्वेश्चन है, बस लैम सिग्मा की वैल्यू बदल गई है। अब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे होंगे धीरे धीरे। कुछ बच्चे अभी पहले से ही कंफर्टेबल हो गए, कुछ धीरे धीरे, कोई बात नहीं।
आ जाएगा। अगले वाले चैप्टर में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालेंगे तब और अच्छे से आ जाएगा। यही समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं, तो क्यों वाला धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फंक्शन बना लिया, समझ लो सारा काम हो गया। फिर उसके बाद नहीं क्या सॉल्व होता है वो मुश्किल काम नहीं है, वो सब आपसे हो जाएगा। इतना टफ इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला होता नहीं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, आप पूरा का पूरा एक बड़ी डोमेन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। ऐसे ऐसे पढ़ेंगे जो कि कभी दुनिया में यूज ही नहीं होता। हम लोग की फिजिक्स में तो कभी यूज होंगे ही नहीं, आगे वो हायर फिजिक्स में यूज होगा। हालांकि मैथ्स यूज होती पूरी फिजिक्स में ही है। केमिस्ट्री में भी हल्की फुल्की यूज हो लेती है, लेकिन मेन तो फिजिक्स में यूज होती है। चलो चलो जल्दी बताओ भाई, देखिए कौन निकालता है इसका आंसर। अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई है जिन जिन बच्चों की, वो तो निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। तरीके से अगर चलें तो पिछले पीछे सेमी डिस्क जो दे रखी थी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, कुछ मत चेंज करो। बस सिग्मा बदल गया है बस। अब नीचे मास नहीं आएगा, नीचे डीएम का इंटीग्रेशन लिखना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दो तीन चीजें हैं, इनको बस ऐसे टिप बना के चलिए पॉइंट पे कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। हम्म। सर एक डाउट था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो। सर जो ये वाई है सर, ये फिर भी 2r/पाई रहेगा? हाँ देखा ना, इसीलिए एक दिन बीतने के बाद कंफ्यूजन फिर चालू हो जाता है। किसका सेंटर ऑफ मास है ये, एक्स और वाई? सर ये उस एलिमेंट का है जो हमने काटा है। एलिमेंट एलिमेंट की रेडियस क्या ली हमने? आर। तो किसका सेंटर ऑफ मास देखना है हमें? ये स्मॉल रिंग का जो हमने काटा एलिमेंट। है ना? इस एक्सक्यूज मी वजह सर। से सिग्मा हाँ, से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? उस रिंग की डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है ना। ये रिंग आर रेडियस पे, तो इस रिंग की तो डेंसिटी कांस्टेंट है। पूरे डिस्क की कांस्टेंट नहीं, लेकिन इस रिंग की तो कांस्टेंट है। ये रिंग की बदल रही है। तो 3r/2 पाई। हाँ, 3r/2 पाई आ रहा है आंसर। यार भाई 2 पाई सही लग रहा है मुझे, दो तीन लोगों का यही आ रहा है। कई लोग आंसर दे चुके हैं, देखो जरा भाई क्या है। हाँ, 3r/2 पाई, 3r/2 पाई, 3r/2 पाई। हाँ ठीक है, तीन चार लोगों ने दे दिया, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? मौलिक, अंजलि, क्या आंसर आंसर नहीं देना है क्या भाई? तुम लोग तो बिल्कुल आंसर ही नहीं देते हो आजकल। टफ चैप्टर में तो बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हो। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिए, मैं बहुत आप लोगों को पहले ही मैं बता रखा है, मैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, मैं चाहूँ तो बहुत टफ कर दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। सब लोग आंसर दीजिए सीखते हुए। हम आखिरी में जाके जब करते हैं तब जाके टफ क्वेश्चनों पे जाते हैं। अभी सब आसान आसान नियम से चलने को कह रहा हूँ मैं। हाँ, सभी लोग लगभग लगभग देखो बस। मैंने क्या कहा, पन्ना पलट के चेक करो, जो लोग समझदार हैं वो देख लेंगे, और जो जो गड़बड़ियां होंगी उनको तुरंत सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। समझदारी इसी को कहते हैं। अब देखो मैंने लिखा, एक्स तो है ही नहीं, तो वाई सी बराबर वाई डी एम, 2r/पाई। और डीएम डीएम मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई आर, सिग्मा नॉट आर इंटू पाई आर डी आर। इंटीग्रेशन 0 से आर, नीचे आ गया सिग्मा नॉट आर
इंटू पाई आर डी आर, तब कट फुट जाएगा, 0 से 2r बाई पाई हट जाएगा, आर हट जाएगा, पाई 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 हट जाएगा, तो 2 बाई पाई 1 2 3 आर क्यूब डी आर अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 2 बाई पाई आर के पावर 4 बाई 4 इंटू आर क्यूब बाई 3, तो ये आ गया 3r बाई 2 पाई। बिल्कुल सही आंसर है। जिसने इसने ये निकाल लिया मतलब उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनने लगी अब करना क्या है। और जिनको ना समझ में आए पन्ना पलटो, चेक करो, और भी हेमीस्फेयर है, इससे आर रेडियस पे रो आर इक्वल टू दे रखा है रो नॉट, रो नॉट बाई आर रेडियस पे दे रखा है। इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। जो बच्चा नियम से चलेगा वो अपने आप कर लेगा। सॉलिड है, हाँ, हेमी सॉलिड स्फीयर। चलो निकालो, बताओ भाई। निकाल लेंगे सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं समझ में आया पन्ना पलटिए, एलिमेंट चेक कीजिए। इसका एलिमेंट क्या लेते हैं हम? हेमी हॉलो ऑलोस्फीयर। हेमिस्फेयर। हाँ बस यही एलिमेंट का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। कुछ समझ में ना है पन्ना पलट के चेक कर लीजिए कि मतलब नहीं हमने पीछे पलट के देख लिया, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जरूर से जरूर देखा कीजिए एलिमेंट वाले को पन्ना पलट के, क्योंकि ये सीखना है, आना है, आना ही आना है। सब लोग अपने आराम, कोई 2 मिनट लेके कर लेता है, कोई 10 मिनट लेके करता है, लेकिन करो सब लोग अपने आप ही। मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ऐसी बॉडीज को अब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनानी कि तू कैसे हैंडल करना है। इसका एलिमेंट भाई का बनाना है। एक हेमी हॉलोस्फेयर बनेगा नीचे, आर रेडियस डी आर थिकनेस, है ना। अब लिख सकते नहीं, बार 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 बहुत लिख रखा है। प्रोसीजर के साथ आगे बढ़िए। हे राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो टफ वाला पार्ट मान लेता हूँ हो गया। अब इसके बाद कोई टफ नहीं है, बस यूज यूज करना है। हाँ, सबके सेंटर ऑफ मास। ठीक है, r/3 पे आ रहा है दलीशा का आंसर। और बाकी लोग आज आंसर दे नहीं रहे, देखें कौन कौन है। सब लोग मजे ले रहे हैं। अंजलि भी नहीं, मौलिक भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, आदित्य भी नहीं, कोई आंसर नहीं दे रहा है आज। सब मजे में पड़े हुए। छुट्टी, सेंटर ऑफ मास। अंजलि ठीक है बेटे, r/3 ठीक है। आंसर सबको देना है भाई। ये इस चैप्टर में आंसर का मतलब सबका आंसर चाहिए मुझे, गलत हो या सही हो। r/3 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 आदित्य ठीक है भाई, सबका r/3 आ गया। और लिखना भाई, x बराबर 0, वाई आर बराबर r/2 पे। इसका हेमी ऑलोस्फेयर एलिमेंट है। एक्स सी वाई सी लिख लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्स होगा ही नहीं, वाई सी होगा। वाई सी इज इक्वल टू r/2 इंटू टी एम, रो नॉट बाई आर
into 2 pi r square dr, लिमिट 0 से r अपॉन रो नॉट बाई r into 2 pi r square dr, लिमिट 0 से r। रो नॉट 2 pi सब कुछ कट गया, 2 अपॉन में आ गया 1/2। ठीक है, बिल्कुल सबका आंसर सही है। r/3 इज करेक्ट आंसर। yc की वैल्यू r/3 आ गई। अब मैं मान लूं आप वेरिएबल डेंसिटी वाले भी कर लेंगे। क्यों भाई, जहां कहीं दिमाग लगाए तुरंत दिमाग क्लिक कर लेना है कि भाई सिंपल अपने पुराने तरीके से ही चलना है। बस डेंसिटी सिग्मा रो और उसकी वैल्यू को लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो वैल्यू अब m/πr या m/πr स्क्वायर या m/4πr स्क्वायर या m/4/3πr क्यूब नहीं होगी, अब वो अलग हो जाएगी। ठीक, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वेरिएबल डेंसिटी वाला क्वेश्चन। ठीक, केवल यही नहीं, इस वाले में ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाने में और मतलब हर जगह आपसे चीजें सब कुछ कैलकुलेट करवाएगा। एक पार्ट होगा यूनिफॉर्म बॉडी का, एक पार्ट होगा वेरिएबल। मतलब क्वेश्चन दो टाइप के बनने वाले हैं। एक होगा जब लैम्डा सिग्मा और रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब ये यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका कहीं पे भी चले जाऊं हर तरीके से सिमिलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक बनेगी जब ये लैम्डा सिग्मा या रो वेरिएबल का फंक्शन हो, वेरिएबल का जो भी हमारा वेरिएबल बन रहा है उसके फंक्शन के तौर पे दे रखा होगा, और इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब दो तरीके की चीजें और देखेंगे, दो बॉडीज, तीन बॉडीज का कॉम्बिनेशन तब निकालेंगे, और कैविटी। अब दो चीजें देखेंगे। अब मुझे बॉडीज का निकालना नहीं है, मुझे बॉडीज का पता है। ट्रायंगल का कहाँ होगा भाई, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एरिया प्लेट दे रखा है, इसका एरिया कहाँ आने वाला है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, पता है ना कहाँ आएगा। तो उस तरीके से सेंट्रॉइड वाला गेम आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको आइडिया है कहाँ होता है उसका सेंटर ऑफ, किस जगह होता है वैसे ये। सभी के मीडियंस को कट करने वाला पॉइंट होता है ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज दे रखा है, तब कुछ नहीं करना है, रिप्लेस बॉडी बाय इट्स मास located at center of given body। xc बराबर समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi। सिमिलरली yc बराबर समेशन ऑफ mi, वही पुराना नियम, अब इनको पार्टिकल मान लेना, उन बॉडीज को रिप्लेस कर देना है। मास को हम लिख सकते हैं, मास या तो लैम्डा इंटू लेंथ होगा, या सिग्मा इंटू एरिया होगा, या रो इंटू वॉल्यूम, या मास दिया होगा। नहीं तो बॉडी, जनरली ये बॉडीज दी होती है, तो मास को लिखते वक्त लेंथ के रेशियो में ध्यान रखना है, लेंथ बाई लेंथ, लेंथ बाई एरिया। तो कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, दोनों का निकालने का तरीका वही पुराना गेम है, m1 m2। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, m2d अपॉन m1 प्लस m2, इसी को बस याद रखना है, इसी के बेसिस पे निकल जाएगा और आपको उसका मास निकालना है। मास निकालना मतलब रेशियो प्रोपोर्शनेट, इतने का इतने वॉल्यूम का मास इतना है तो इतने वॉल्यूम का मास कितना है। वो डेंसिटी कुछ देगा नहीं, बस सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आपको लेंथ, एरिया या वॉल्यूम निकाल के उसके मास को निकालना है, फिर दो पॉइंट मानने हैं, उन पॉइंट का सेंटर ऑफ मास इस वाले मेथड से निकाल लेना है। अब आपको इंटीग्रेट कुछ नहीं करना है, अब आपको बस उस बॉडी का लेंथ, एरिया या वॉल्यूम निकाल करके, या फिर मास दिया हुआ हो तब आप उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे लोकेट कर दें। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखते हैं।
अब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है कि अब हम आसान वाले पोर्शन पे आ गए। यहाँ से निकालना मुश्किल नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड गेम होगा। यहाँ इंटीग्रेट कुछ नहीं करना है, यहाँ बस नियम लगना है। ये एल शेप की रॉड है, 2 रॉड जनरली यूनिफॉर्म ही रहेंगी, एम की और एल की, 2 रॉड्स हैं। कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास? इसका इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसका इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा फिर? बिल्कुल बीच बीच। ये L/2 है, ये भी L/2 है, तो ये L/2√2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, ये तो मुश्किल थोड़ी है। बॉडीज दे रखी है तो कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास? 60 डिग्री एंगल। तो आसान है, बस आपको बस मास लिखना है। ये सिंपल ही है दोनों रॉड्स। L/2 L/2 L/2, ये है सेंटर। ठीक, ये तो कॉमन सेंस वाले थे। L L L 2L। कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास? या इसको पूरा पूरा स्ट्रेट में ऐसे लिखना। यहाँ 4m आ जाएगा और इधर m आ जाएगा। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल दो, निकल जाएगा। लोकेशन ले लो x y करके किसी पॉइंट के हिसाब से, जिस हिसाब से आंसर पूछ रहा है। ये दे रखा है बॉडी, तो बॉडीज के लिए, लेकिन हमको असलियत में ये वाली बॉडीज देखनी। अब हम इसकी सेंटर ऑफ मास को निकाल। ठीक है, ये सब तो कॉमन सेंस वाले, रॉड वाले तो आसान से ही होते हैं। आप रॉड के सेंटर पे रख के उनको पॉइंट पार्टिकल मान के सॉल्व कर लीजिए। प्लेट है ये, ठीक है। ये भी 2r है, ये भी 2r है, इसकी रेडियस r। ये प्लेट एक दे रखी है आपको। कागज का टुकड़ा ही ले लीजिए, इस कागज के टुकड़े की सेंटर ऑफ मास हमें बतानी। इसमें याद क्या रखना है सबको? अलग कैसी डेंसिटी है, जैसी डेंसिटी उसके हिसाब से मास निकालना। ये तो आसान है ना, ये तो कर लोगे रॉड वॉड वाला, तो है ना। नहीं कुछ समझ में आया तो mm 2m m सबको mm मान लो, m और ये भी m, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का मान के निकालो। इसमें डेंसिटी नहीं दी, इसमें मास नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब डेंसिटी के रेशियो में चलेंगे। 2 पार्टिकल बनेंगे, एक बनेगा m1 और एक बनेगा m2। मैं हमेशा एरिया वेरिया लिख लेता हूँ, एरिया के हिसाब से ही काम करेगा। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा A1, इसको लिख सकते हैं सिग्मा A2। ठीक है, क्योंकि कटना ही रेशियो का गेम है। दूरी की अगर बात की जाए तो ये r है, और ये दूरी कितनी होती है? 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। ठीक है, इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा πr² / 2 इंटू सिग्मा भी कर लो, हालांकि रेशियो कट जाएगा। इसका मास होगा 4r² इंटू सिग्मा। अब इसको C1, इसको C2, किसी से दूरी निकालें। चलो C1 से निकाल लेते हैं। C1c इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस
m2 टाइम्स c1 c2, ये तो पता ही है ना, वही पुराना वाला गेम है, बस बदल दिया नाम। अब सेंटर c1 c2 लिखने लगा, क्या दिक्कत है ना। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कैविटी वाले में भी और बॉडीज, कॉम्बिनेशन वाली बॉडीज में भी, प्लस दोनों में करना उल्टा होता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा यही। अपोजिट रेशियो में सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है डिस्टेंस को मासेस के, मतलब दो मासेस के बीच में दूरी को सेंटर ऑफ मास मासेस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स को। गॉट इट, देख लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, C1C m2 मतलब पाई/2, मैं सीधे r² सब गायब कर रहा हूँ, अपॉन पाई/2 + 4, और दोनों के बीच की दूरी थी r + 4r/3 दिस इज द आंसर। इस टाइप से मिलेगा आपको आंसर। आता है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछा गया है अब तक, सेंटर ऑफ मास निकाल करके यूज करके उसको। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसको मास m1 माना, इसको मास m2 माना, इनका सेंटर निकाल लिया c1 के रिस्पेक्ट में। क्या किया, कुछ नहीं, आसान सी दूरी है, बस सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ये वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ आंसर हिसाब से, हाँ वो जो भी है, सबका आंसर कोई कहीं से निकालेगा, मैं तो यहीं से निकाल रहा हूँ, सबका अपने अपने हिसाब के तरीका है। चलो भाई बताना, चलो देखते हैं, बताइए कौन बताता है इसका आंसर। साइड ए है, साइड ए है, इसकी भी साइड ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्लेट है ये। वायर फ्रेम भी बना सकता हूँ मैं इसको, मैं वायर फ्रेम मतलब रॉड 1 2 3 4 5, 4 रॉड ये, 2 रॉड ये, 6 रॉड से बना सकता हूँ इसको, तब रॉड वाला गेम आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए भाई। जरा मैं एक चीज बस चेक करना चाहता हूँ, तो आप लोग अपना करते रहिए, मैं बस एक चीज चेक करूंगा। क्या ये x है, ये 30 है। एक्सक्यूज मी सर, क्या है भाई, आ तो गया है लेकिन सर टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसे। टाइप करने में दिक्कत हो रही है, अच्छा ठीक, मैं भी लिख दूँ तब बता देना आंसर क्या, मैं कुछ और चेक कर रहा हूँ, मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कुछ और निकाल रहा हूँ। 3/4 2x/√3 dx। हाँ,
ठीक है। चलो सभी लोगों ने निकाला होगा, मेहनत का काम है, आसान तो नहीं है। मैंने पूरा नहीं लिखा, 4a² √3/4a² एरिया है। ये a/2 √3 और ये a/2। अब मैं लिखता हूँ C1c इज इक्वल टू M2/M1 प्लस M2 टाइम्स C1c2 M2 √3/4 अपॉन √3/4 प्लस 2 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 1 1 ए है 1 है ना प्लस 1 अभी बताता हूँ इंटू C1c2 दूरी हो गई a/2 प्लस a/2 √3। ध्यान दीजिए, इसका एरिया a², तो मास a², इसका एरिया √3a/4a², तो इसका मास √3/4। तो मैं इसको 1 मान ले रहा हूँ, इसको √3/4 मान रहा हूँ। रेशियो का गेम है, जो वैल्यूज वगैरह वो कट नहीं करती। दूरी a/2, ये a/2 √3 सबको पता ही है। नेट दूरी हो गई a/2 प्लस a/2 √3। इससे दूरी अपोजिट रेशियो में जाएंगे, M2/M1 प्लस M2/M1 डेंसिटी वाइज बात कर रहा है, इसकी वैल्यू निकाल करके, है ना। कुछ क्लियर हुआ? एक आध तो और कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, इनमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको बस बॉडीज का आइडिया लगाना होता है। अगर वो वेरिएबल डेंसिटी वाली बॉडी है तब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनका मास निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं लोकेट करना पड़ेगा। ये सॉलिड है, समझ रही हैं आप लोग? रेडियस आर है, कोन एंगल अल्फा है, या हाइट एच लेना चाहो तो हाइट एच ले लो, ठीक है। निकालिए कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के। पता है ना सॉलिड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, h/4 पे। इसका h कितना होगा, आपको अगर अल्फा नहीं देखना है तो आप h ले लीजिए, रेडियस r ले लीजिए। हालांकि रेडियस के टर्म में निकालना बढ़िया है, h बराबर r tan अल्फा लिख के निकालने में ज्यादा अच्छा है। अगर अल्फा तो सब कुछ r के टर्म में ही आ जाएगा ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वो r अपॉन tan अल्फा नहीं आना चाहिए? r अपॉन tan अल्फा h r इज इक्वल, एक मिनट देख लेता हूँ ना, r/h बराबर tan, हाँ ठीक कह रही है, उल्टा लिख दिया r/tan अल्फा, ठीक। r/h इज इक्वल tan अल्फा, तो h बराबर, हाँ ठीक है, r/tan अल्फा, ठीक है। जो भी है वैल्यू ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान दो, क्या ये 3r/8 है ना, और ये है h/4, h/4 मतलब हो गया r/4 tan अल्फा। अब ये मैसेज लिख दिए गए, M1 M2 C1 है,
C2 ऐसी है, तो C1C इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स C1C2। बस यही करना है, मास को निकालना है बस, मेन चीज तो मास और एरिया वॉल्यूम वॉल्यूम गेम है, बराबर M2 1/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन ही है, 1/3 पाई आर क्यूब हटा देते हैं, तो 1/10 अल्फा या कॉट अल्फा सीधे लिखो, कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा प्लस 2 टाइम्स C1C2 की दूरी 3r/8 प्लस r/4 10 अल्फा या r/4 कॉट अल्फा। ये आंसर होगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना कि किससे पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा हमको उसी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सा कैविटी वाला गेम होता है, लेकिन कैविटी वाला आज नहीं करेंगे, कैविटी में पूरा टाइम देंगे 20-25-30 मिनट, क्योंकि कैविटी कई जगहों पे आती है, तो कैविटी का कंसेप्ट एक बार सीखना है, और वो कैविटी का जो तरीका है वो हर जगह लॉजिकल है। कैविटी का मतलब क्या है, बॉडी से कोई चीज निकाल लेना। तो अगर मुझे मान लो उस बॉडी का इफेक्ट निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, लॉजिकली सोचिएगा। एक स्फेयर दे रखा है, उसमें से एक छोटी सी स्फेयर को और निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इफेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या इफेक्ट निकालना चाहिए, कोई भी इफेक्ट। मैं अभी केवल सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात करूँ तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये पूरे को मान लिया कंप्लीट, इसको पहले पूरे कंप्लीट किया, इन एडिशन विद एक दूसरा वाला अपोजिट जो लिया उसको निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, मास है तो निगेटिव मास ले लेते हैं। मास हालांकि निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यूं कहूं कि पूरे के इफेक्ट में से छोटे वाले का इफेक्ट हटा दिया जाता है, ये कैविटी का इम्पैक्ट। तो उसको भी हम करेंगे, कल करेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी पहले इस पे बात कर लेते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज। हम्म कोई भी शेप उठा लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा हो। ट्रंकेटेड कोन वगैरह तो कैविटी से करेंगे, तो कैविटी से करने वाले वो मैं अभी नहीं बता रहा। वायर फ्रेम, वायर फ्रेम वगैरह का थोड़ा सा ठीक है। ये वायर फ्रेम दे रखे हैं, ये मेरा एक वायर फ्रेम दे रखा है। चलिए इसका निकालिए भाई, देखते हैं कौन निकालता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, लॉजिकली पता है ये बीच में कहीं आने वाला है, तो देखते हैं कौन बताता है भाई। इससे दूरी बता दो। चलो भाई देखिए कौन बता रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ये आर है, ये आर है, ये π/3r। मेहनत वाला काम है ये, तो बस कॉमन सेंस लगाना है, इसमें कहीं पे भी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन आराम से ठंडे। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, दो लोग हैं, इन दोनों रॉड का बीच में आएगा, इसका भी बीच में कहीं आएगा, तो दोनों को M1 M2 मान के सॉल्व करो जरा, देखेंगे क्या करते हैं।
सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई इन दोनों रॉड्स का सेंटर ऑफ मास, ये m बीच में होगा, ये भी m बीच में होगा, तो ये यहाँ आएगा दोनों का सेंटर ऑफ मास। वो दूरी निकाल ली, ये r/2 ये r/2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी √3/4r। तो ये √3/4r पे C1 कितना मास का है 2r लेंथ का। इधर हमको पता ही पहले ही पढ़ रखा है ना 2r sin α/2 अपॉन अल्फा, ये था ना यस सर। r के लिए तो ये फॉर्मूला था ना 2r sin α/2 अपॉन अल्फा, 2r sin α/2 अपॉन अल्फा। डिग्री में लिख दिया, लेकिन ये रेडियन और डिग्री में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे जरूर रेडियन में, जब एंगल लिखोगे तो रेडियन लिखोगे। अब क्या इनका सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाएंगे हम, कहाँ आएगा? यस सर। भाई मास पता है, m1 पता है, m2 पता, दोनों के बीच की दूरी पता, तो C1C निकल गया। बात क्लियर हुई कुछ कुछ? यस सर। तो ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का भी हम निकाल सकते हैं। कैविटी वाला पोर्शन कल डिस्कस करेंगे, कैविटी कंप्लीट करेंगे। अब सेंटर ऑफ मास निकालने वाला काम लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, कैविटी वाला डिस्कस कर लेंगे। फिर मोशन मोमेंटम पे आते हैं, जो अच्छी चीज है। तो ये पहला एलिमेंट वाला पार्ट तो हमने आज ही खत्म कर दिया, उसको आज अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज दे रखा हो, और अब एक और चीज आ जाएगी, वो क्या है? कैविटी। कैविटी में कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला बनेगी। जो फॉर्मूला आपने देखा ना, ये वाला क्या देखा, C1C इज इक्वल टू क्या था, m2 अपॉन m1 C2C। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने देखा था ना d1/d2 इज इक्वल टू क्या था, m2 बाई, 2/m1। अब ये फॉर्मूला यूज होगा कैविटी के लिए, ये वाला फॉर्मूला। बस तरीका हमको बताना है क्या करना है, कैविटी सेंटर फलाना ढिमकाना। तो फॉर्मूले नहीं है नए कोई, बस एक कंसेप्ट लॉजिकल सा है। उसका कंसेप्ट क्या, पूरी बॉडी कंप्लीट, गिवन बॉडी C1, कैविटी कैविटी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। बस ये करना है, बस फिगर बनाना है और फिगर में देख करके निकालना। तो इसको कल प्रैक्टिस में करेंगे, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल है। तो कैविटी एक हमारी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और IIT एडवांस का एक फेवरेट आर्टिकल भी है। उसने उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सब कुछ पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा कर रिपोर्ट, उसने कैविटी वाले क्वेश्चंस में लगभग जहां जहां कहीं पे भी यूज हुआ है आज तक, 10-15 जगह हैं जहां जहां भी हो सकते हैं यूज, उसने हर प्रकार की प्रॉब्लम डिस्कस की है, मतलब पूछी है। तो कैविटी मेरे हिसाब से एक अच्छा सा आर्टिकल है, और बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला गेम है। क्या गेम है? अगर कैविटी है बॉडी, मैं कहूँ इस बॉडी के पास कैविटी है, तो क्या करूं, पहले मैं इसमें पहले पूरा पूरा मास भर दूं, पूरी कंप्लीट बॉडी बना लूं। पूरी कंप्लीट बॉडी का इफेक्ट माइनस भरे हुए मास का इफेक्ट, इट विल बी द इफेक्ट ऑफ द गिवन बॉडी। बस इतना ही गेम खेल, बार बार रिपीटेडली, है ना। तो ये डिस्कस करेंगे कल, पढ़ लीजिएगा एक बार हल्का फुल्का, बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.